हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपसे पूछा है, किसी अवतल दर्पण में एक वस्तु को फोकस और केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। जब किसी अवतल दर्पण में कोई वस्तु फोकस और केंद्र के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। प्रतिबिंब की स्थिति केंद्र और अनंत के बीच होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। आपसे पूछा है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी जो है लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी कि 3 गुणे 10 की घात 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति से चलते हुए सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछा है कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, CHCl3। CHCl3 जो है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन, मीठी, गंध वाली तरल पदार्थ जिसका उपयोग पहले सर्जरी में एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी के रूप में होता था। इसका रासायनिक नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है ट्राइक्लोरोमेथेन। मेथेन इसका जो है रासायनिक नाम है। अन्य विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन बी जो दिया है CCl4 जो है, या जो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड है। CH4 जो है या मीथेन है, और C2H6 जो है वह आपका एथेन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है, टाइफाइड जो है किस जीवाणु से होता है। आपसे पूछा है कि टाइफाइड जो है किस जीवाणु से होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टाइफाइड जो है जीवाणु जनित रोग है। आपसे पूछा है किस जीवाणु से होता है। सो साल्मोनेला टाइफी इस जीवाणु उत्तरदायी है टाइफाइड के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक बैक्टीरिया जनित संक्रामक रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। यह रोग मुख्यतः दूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। या भी एग्जाम में पूछ लेता है कि टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो बिडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए बिडाल टेस्ट प्रयोग में किया जाता है। यह रोग आंतों को प्रभावित करता है और तेज बुखार, पेट दर्द, कमजोरी आदि लक्षण देता है। टाइफाइड को मौन महामारी भी कहा जाता है। इसके बचाव के लिए टीकाकरण और स्वच्छता आवश्यक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा नहीं होता। आपसे पूछा है कि डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें कौन सा नहीं होता, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरासिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड में 4 मुख्य नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से, तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। परंतु ध्यान रखिए आरएनए जो जिसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड में यूरासिल नहीं पाया जाता, डीएनए में नहीं पाया जाता, या आरएनए में यूरासिल पाया जाता है या डीएनए में नहीं होता, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, यदि किसी पौधों की पत्तियां पीली हो रही हैं तो किस तत्व की कमी मानी जाएगी। आपसे पूछा है कि यदि किसी पौधों की पत्तियां जो है पीली हो रही है तो किस तत्व की कमी मानी जाएगी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों के पीले होने का मुख्य कारण जो है मैग्नीशियम की कमी होती है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय घटक होता है जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। जब इसकी कमी होती है तो पुरानी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं क्योंकि क्लोरोफिल का निर्माण प्रभावित होता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो कैल्शियम जो दिया हुआ है, कैल्शियम जो है नई पत्तियां मुड़ने या विकृत होने लगती हैं। फास्फोरस की कमी से पौधा बोना रह जाता है और पत्तियां गहरी हरी या बैंगनी हो जाती हैं। पोटेशियम की कमी से पत्तियों के किनारे सूखने लगते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक को है।
आपसे पूछा है कि प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है, यह पूछा है आपसे। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया पहला प्रयोगशाला में संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था। इसे 1828 ईस्वी में फ्रेडरिक वोलर ने अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से तैयार किया था। इस खोज ने यह सिद्ध किया कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण लैब में भी संभव है, जो पहले केवल जीवों द्वारा निर्मित की माने जाते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा। आपसे पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का पाचन जो है यह प्रभावित हो जाएगा। ट्रिप्सिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो अग्नाशय से स्रावित होता है। यह एंजाइम छोटी आंत में कार्य करता है और प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। या ट्रिप्सिन निष्क्रिय हो जाए तो शरीर में प्रोटीन का पाचन बाधित हो जाएगा, जिससे अमीनो एसिड का अवशोषण नहीं हो पाएगा। वसा का पाचन दिया है तो वसा का पाचन जो है मुख्य रूप से लाइपेज करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज द्वारा होता है। तो जल अवशोषण जो होता है मुख्य रूप से बड़ी आंत का कार्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है। आपसे पूछा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किस ओर मुड़ती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आपतन कोण की ओर, या ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम जैसे वायु से सघन माध्यम जैसे पानी या कांच में प्रवेश करता है तो उसकी गति घट जाती है। गति घटने के कारण अपवर्तित किरण विलंब और की ओर मुड़ जाती है। इसे आपतन कोण की ओर मुड़ना कहते हैं। क्या ध्यान रखना है आपको, तो प्रकाश जब विरल से सघन की ओर होगा तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, और प्रकाश जो है सघन से विरल की ओर होगा तो किरण जो है अभिलंब से दूर मुड़ती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह किस श्रेणी की ध्वनि कहलाती है। आपसे पूछा है कि यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति जो है 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह किस श्रेणी की ध्वनि कहलाती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्रव्य। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अश्रव्य किरणें। मानव कान समानता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकती है। इस रेंज की अश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। इस रेंज को कहते हैं श्रव्य ध्वनि। ध्यान रखिए आपको कि मानव कान समानता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकती हैं। इस रेंज को कहते हैं श्रव्य ध्वनि। जब ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है तो अश्रव्य ध्वनि होगी, और जब 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगी तो प्राश्रव्य ध्वनि होगी। तो आपसे पूछा क्या था, पूछा था यदि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो तो वह किस श्रेणी की ध्वनि कहलाती है, तो अश्रव्य ध्वनि कहलाएगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार का यौगिक है। आपसे पूछा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है किस प्रकार का यौगिक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार है। वह पानी में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसका घोल लिटमस पेपर को लाल में नीला कर देता है। एग्जाम के दृष्टि से आपको ध्यान रखना है कि इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग साबुन, कागज, डिटर्जेंट और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, लेड का परमाणु संख्या जो है 82 है। इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं। आपसे पूछा है कि लेड जिसका परमाणु क्रमांक 82 है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 82 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या बराबर किसी तत्व के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है। लेड की परमाणु संख्या 82 दिया हुआ है तो इसका मतलब कि इसके न्यूक्लियस में भी 82 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो लेड एक भारी धातु है और रेडियोधर्मिता को रोकने में प्रभावी है, इसलिए एक्सरे रूप में लेड सीड का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, डीएनए में उपस्थित प्यूरिन कौन कौन से होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए में उपस्थित प्यूरिन जो है कौन कौन से होते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुआनिन और एडेनिन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और
पायरिमिडीन्स। प्यूरिन जो होती है दोहरी रिंग संरचना होती है और इसमें एडेनिन और गुआनिन होते हैं। जबकि pyrimidine जो होता है एकल रिंग संरचना होती है, इसमें जो होता है साइटोसिन होता है। साइटोसिन और थाइमिन डीएनए में होता है और आरएनए में साइटोसिन और यूरासिल होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। आपसे पूछा है कि प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गति में परिवर्तन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे वायु से जल या जल से कांच, तो उसकी गति जो है बदल जाती है। गति बदलने के कारण प्रकाश की दिशा भी बदल जाती है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। आवृत्ति समान रहती है लेकिन गति बदलने के कारण तरंग दैर्घ्य जो है बदल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा वह पूछा है लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है। आपसे पूछा है कि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय विलयन का संकेत है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाए तो इसका मतलब है कि विलयन अम्लीय है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन लिटमस डाई के रासायनिक संरचना को बदल देता है, जिससे उसका लाल रंग जो है उसका रंग नीले से लाल हो जाता है। क्या ध्यान रखना है आपको एग्जाम के दृष्टि से, तो लाल लिटमस जो है अगर नीला हो जाए तो वह विलयन क्षारीय होगा और नीला लिटमस अगर लाल हो जाए तो यह वह विलयन अम्लीय विलयन होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सोडियम और पोटेशियम आयन का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। आपसे पूछा है कि सोडियम और पोटेशियम आयन का संतुलन किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे गुर्दे रक्त में सोडियम और पोटेशियम आयनों के संतुलन को नियंत्रित करते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से एल्ड्रोस्टेरोन नामक हार्मोन्स के द्वारा संचालित होती है। या यदि सोडियम में मात्रा अधिक हो जाती है तो गुर्दे उसे पेशाब के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। पोटेशियम के स्तर को भी इसी तरह नियंत्रित किया जाता है ताकि मांसपेशियां, नसों और हृदय तक का सामान्य कार्य बना रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। आपसे पूछा है कि मानव हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वाल्व होते हैं। मानव हृदय में 4 मुख्य वाल्व होते हैं जो रक्त के एक ही दिशा में प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और बैकफ्लो को रोकते हैं। कौन कौन से हैं, तो ट्राइकास्पिड वाल्व जो होता है दाएं अलिंद्र और दाएं निलय के बीच में, पल्मोनरी वाल्व जो दाएं निलय और पल्मोनरी धमनी के बीच होता है, माइट्रल वाल्व होते हैं जो बाएं अलिंद्र और बाएं निलय के बीच होते हैं, एरोटिक वाल्व जो कि बाएं निलय और महाधमनी के बीच होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौन सा यौगिक अणुओं की कठोरता को दर्शाने में सहायक होता है। आपसे पूछा है कि कौन सा यौगिक अणुओं की कठोरता को दर्शाने में सहायक होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की वजह से घुमाव संभव नहीं होता, जिससे अणु में कठोरता आ जाती है। यही कारण है कि एल्कीन में सिस ट्रांस समवयता पाई जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एल्केन जो है या केवल सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें पूरी तरह घुमाव संभव नहीं, कोई कठोरता नहीं इसमें होता है। एल्काइन की बात में ट्रिपल बॉन्ड कठोर होता है लेकिन यह रैखिक संरचना बनाता है। एल्कीन जैसे ज्योमेट्रिक कठोरता नहीं देता। और एरोमेटिक की बात करें तो स्थिर और कठोर होते हैं, लेकिन अणुओं की कठोरता का संदर्भ बॉन्ड रोटेशन रोकने से नहीं, जो कि एल्कीन के प्रमुख हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एल्कोहल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। आपसे पूछा है कि एल्कोहल जो है किस विधि से प्राप्त किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किण्वन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें शर्करा को ईस्ट की सहायता से एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। बाकी ऑप्शन दिया संलयन, तो संलयन जो है ठोस से तरल बनाने की प्रक्रिया है।
अब चयन की बात करें तो रासायनिक अपक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है, और वाष्पन की बात करें द्रव से गैस बनने की भौतिक प्रक्रिया होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तो उसका त्वरण होता है। आपसे पूछा है कि जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तो उसका त्वरण क्या होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शून्य होगा। क्यों, तो ऐसा जान लेते हैं। त्वरण का अर्थ होता है कि गति में समय के साथ परिवर्तन की दर। यदि कोई वस्तु स्थिर गति से चल रही है तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसलिए उसका त्वरण जो होगा वह जीरो होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीरो। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है। आपसे पूछा है कि लिटमस पेपर नीला से लाल हो जाए तो यह किसका संकेत है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।